नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल के मुद्दे पर फिर से घिरी मोदी सरकार। राहुल गांधी हुए हमलावर और कहा कि सरकारी खजाने का हुआ दुरुपयोग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने आक्रामक होते हुए अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर से सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सरकार अपनी छवि सुधारने में सरकारी पैसे खर्च कर रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सत्ता वापस ले आएगी और उपचुनाव में जीत होगी कांग्रेस की, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में आप हमें बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि राफेल मामले में कुछ गड़बड़ी है। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सच को लाख कोशिश के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता। गांधी ने सरकार के राफेल से जुड़ी सूचना कैग को नहीं देने संबंधी एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि सरकार राफेल घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है और तथ्य छिपा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, राफेल के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा चुराया गया। इसके साथ ही उन्होंने सच को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कथन का उदाहरण करते हुए लिखा, सच एक है, रास्ते कई हैं। उन्होंने राफेल विमान के चित्र के साथ ही इस संबंध में छपी खबर को पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने राफेल ऑफसेट सौदे को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राफेल पर हुए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने कैग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा छवि सुधारने में हुआ सरकारी पैसों का उपयोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते देखे जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सवाल करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने छवि सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग किया है। ट्वीट कर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा, हमारे देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता है, वहीं भारत सरकार करदाताओं का पैसा छवि सुधारने पर लगा रही है। उधर कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन करने के लिए अपनी योजना के बारे में देश को बताना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार 29 वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए काम कर रही है और यह चाहती है कि संदेश सभी तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। खबर में बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार मोदी प्रशासन अपने नियोजित धारणा ओवरहाल अभ्यास के आसपास एक व्यापक प्रचार अभियान का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल भारत के प्रदर्शन पर काम करना है, बल्कि कुछ रैंकिंग रूपरेखाओं को इंगित करना है। इससे पहले भी राहुल गांधी के एक ट्वीट में वीडियो को शेयर करने के साथ ही केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक तेवर देखा जा सकता है। राहुल ने इस ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना संकट को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इसमें कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरे हाल में है। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का कोविड-19 के पहले से ही काफी बुरे हाल हैं। जब तक पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमईज को नहीं दिया जाएगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार होती है, हम वहां इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वह कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकती है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को बड़े कारोबारियों के हवाले करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देखो शहर में कौन आया, सिंधिया से नाराज कांग्रेस ने पोस्टर से निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में सिंधिया गद्दार है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, साजिश करने वालों का राज बदल दो आदि के स्लोगन लिखे तख्ते पकड़े हुए थे। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और काले कपड़े पहन विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस द्वारा बसों
बसों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भरकर ले जाया गया है। पुलिस ने शिंदे की छावनी मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया और कार्यालय के नजदीक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। वहीं ग्वालियर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का सरकार पर तंज, कहा पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी है। तंज भरे ट्वीट में सुरजेवाला ने कहा, सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और अग्रिम भुगतान करोड़ों में किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएजी ऑडिट के लिए नहीं कहा है। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रही है। हाल ही में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत भूषण के समर्थन में सिब्बल बोले, अवमानना की शक्ति का हथौड़े की तरह हो रहा प्रयोग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार की हथौड़े की तरह किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, प्रशांत भूषण अवमानना की शक्ति का प्रयोग लोहार के हथौड़े की तरह किया जा रहा है। जब संविधान और कानूनों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है तो न्यायालय असहाय क्यों होते हैं? दोनों के लिए समान तरीके से अवमानना दिखाते हैं। बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं। इतिहास हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करेगा। कपिल सिब्बल से पहले कोर्ट के रुख पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा था कि जो शख्स उच्च पद पर बैठता है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जज कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, ना कि खड़े होने के लिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट के संदर्भ में जब अरुण शौरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि 280 कैरेक्टर लोकतंत्र के खंबे को हिला रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की छवि इतनी नाजुक है। 280 कैरेक्टर से सुप्रीम कोर्ट अस्थिर नहीं हो जाता। बता दें कि अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा पर सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कोर्ट में कहा था कि बोलने में विफलता कर्तव्य का अपमान होगा। दुख है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय जयकार के रूप में नहीं बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण का कहना था, मैं सदमे में हूं और इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का कोई सबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंची है। कोर्ट ने मुझे शिकायत की कॉपी नहीं दी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोर्ट ने पाया कि मेरे ट्वीट ने संस्था की नींव को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब संवैधानिक सिद्धांतों को सहेजना व्यक्तिगत निश्चिंतता से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलने में असफल होना कर्तव्य का अपमान होगा। यह मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा कि मैं अपनी प्रामाणिक टिप्पणी के लिए माफी मांगता रहूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियोजित शिक्षकों की सभी मांगे मानेगी महागठबंधन की सरकार। आरजेडी पर जेडीयू बीजेपी का पलटवार। जी हां दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर वर्षों से जारी सियासत अभी भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष शिक्षकों के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार में विगत दिनों शिक्षकों के लिए लागू होने वाले सेवा शर्त से जुड़ा है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को नियोजित शब्द से अलग करते हुए उन्हें सेवा शर्त से जोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिना शर्त शिक्षकों की सभी मांगे मान लेंगे। आरजेडी के दो नेता इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके से राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम कहते हैं कि अगर प्रदेश में अगली सरकार ही हमारी पार्टी आई तो हम लोग बिना शर्त इन शिक्षकों की तमाम मांगों को मान लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षकों और दूसरे नियोजित कर्मचारियों में भेदभाव करती है, जो नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सफाई में पटना के सबसे फिसड्डी आने पर लालू और तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। पूछा, शर्म आ रही है? जी हां दोस्तों, रैंकिंग में देश के सबसे गंदे शहर पटना के आने के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। पूछा है कि पटना का बुरा हाल करने में किसका हाथ है? कहीं इसका भी दोष आप आरजेडी और लालू प्रसाद को देंगे? लालू ने नीतीश सुशील को घेरा। आरजेडी सुप्रीम प्रसाद ने सफाई के मामले में पटना के सबसे नीचे आने पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को घेरा। लालू ने अपने अंदाज में कहा कि का हो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? शर्म तो नहीं आ रही होगी?
होगी इस कथित सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को। तेजस्वी ने दिया बधाई। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिसड्डी आने पर नीतीश कुमार को बधाई दे डाली। तेजस्वी ने कहा कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की नई रैंकिंग में पटना 47वें पायदान पर है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले साफ शहरों की नेशनल इंडेक्स में पटना को 47वां स्थान मिला है, जो कि सूची में सबसे अंतिम पायदान पर है। यानी कि पटना स्वच्छता के मामले में सबसे फिसड्डी शहर है। हर 3 महीने के बाद जारी होने वाले इस रैंकिंग के अंदर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर टॉप पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई की परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट, टल सकते हैं एग्जाम्स। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हो गया था, लेकिन अब खबर है कि कोर्ट अपने फैसले में बदलाव कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट और जेईई मेंस 2020 प्रवेश परीक्षाएं टल सकती है। कोर्ट ने खारिज की याचिका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जेईई मेंस 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके मुताबिक 1 से 6 सितंबर को जेईई मेंस व 13 सितंबर को नीट यूजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि जिंदगी को कैसे रोका नहीं जा सकता। हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजगार मिलना तो दूर, कर्ज में डूबे प्रवासी श्रमिक वापस काम पर लौटना बनी मजबूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण तेजी से राज्य में बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के डर से वापस आए प्रवासी श्रमिक रफ्तार से महानगरों का रुख करने लगे हैं। अपने इलाके में काम नहीं मिलने की वजह से रोजी रोटी की समस्या हुई तो महामारी के बीच में ही उन्होंने वापसी की राह पकड़ ली। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक वापस जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के वापस जाने की कतार लग गई है। वेटिंग हॉल में जगह नहीं। पटना जंक्शन के वेटिंग हॉल के हालात ये हैं कि यहां तक 100 से ज़्यादा लोग ट्रेन आने का इंतजार करते देखे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी सैकड़ों की संख्या में कामगार इकट्ठा हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले जिस कंपनी में काम करते थे उन्हें बुलाया है, उन्हें गाँव से गाड़ी से एयरपोर्ट बुलाया और हवाई जहाज के जरिए वापस बुला रही है। एयरपोर्ट के आसपास कंपनियों के सुपरवाइजर सक्रिय हैं जो मजदूरों के जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में श्रमिकों की भीड़, यहां तक कि दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर बने रैपिड टेस्टिंग सेंटर पर भारी संख्या में बिहार के मजदूर अपना कोरोना टेस्ट के लिए कतार में खड़े मिले। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो वापस दिल्ली वापसी क्यों करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, किसी तरीके की नौकरी नहीं है तो पेट कैसा भरा जाएगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस और बाढ़ पूरे बिहार को अपने चपेट में ले चुका है, जिसकी वजह से राशन पानी भी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। बाढ़ के बीच दरभंगा से लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने यहां तक कहा कि लोगों ने कहा 6,000 रुपये नहीं, रोजगार चाहिए। पूरा ट्रेन भरकर जा रहा है क्या? करे पेट अपना और परिवार का पालना है। कौन बाहर परिवार छोड़ 16-16 घंटे खटना चाहता है? अगर बिहार में काम मिले तो यही परिवार के साथ रह जाएंगे। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। बाहर जाना कोई नहीं चाहता, सभी के दिल जल रहे हैं, सभी दिल जलाकर बाहर जा रहे हैं परिवार का पेट पालने के लिए। बक्सर में भी लोग बेहाल। बक्सर जिले में हरियाणा, गुजरात और पंजाब के अलावे कई शहरों से काम छोड़कर वापस लौटे मजदूर एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। रोजगार के अभाव के कारण इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बक्सर जिला मुख्यालय से सटे जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव के रहने वाले फिरोज, रवि और राकेश कुमार ने कहा कि वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन नॉमिनेशन, ग्लव्स पहनकर वोटिंग, ऐसे होंगे इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा
जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है, गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को भी हटाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के संतुष्ट हो रहे हैं आक्रामक। पूर्व मंत्री विश्नोई ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भाजपा में नाराज चल रहे नेता सरकार पर हमला करने का कोई अवसर चूकने के लिए तैयार नहीं है। जब मौका मिलता है वहां हमलावर हो जाते हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई इस मामले को लेकर सर्वाधिक आक्रामक हैं। उन्होंने अब सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार को लेकर की जा रही घोषणाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सरकार को प्रदेश के हर जिले में जिला मार्गदर्शक केंद्र बनाना चाहिए ताकि वे उन्नत प्रदेशों के नौजवानों से मुकाबला कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को लेकर यह घोषणा की गई कि अब प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में अलग से परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर आज पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कई ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री से एक और अनुरोध है कि केंद्र शासन द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे प्रदेश के नौजवानों का मुकाबला देश के उन्नत प्रदेशों के नौजवानों से होना है। प्रदेश के नौजवानों को इस मुकाबले में अधिक से अधिक सफलता मिले, इसके लिए जिला मार्गदर्शक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने एक अन्य ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम जनसाधारण से जुड़ी हर समस्या को पहचान कर उसे दूर करने में जुटी है। बेरोजगारी बड़ी समस्या और शासकीय नौकरी सबसे बड़ा आकर्षण है। हर विभाग अपनी आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित न करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर फिर साधा निशाना। किसानों की समस्या को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी सरकार को लेकर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो आम जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय झूठ बोलने और धमकाने पर उतर आती है। प्रदेश में यूरिया की समस्या है, कालाबाजारी जोरों पर है, कई जिलों में घोटाला भी हुआ है, किसान परेशान है, लेकिन यूपी सरकार आंख मूंद बोल रही है कि सब सही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर सुदीक्षा भाटी के घर प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। प्रियंका गांधी का पत्र लेकर सुदीक्षा भाटी के परिजनों से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज मलिक, यूपी कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुड्डू व यूपी कांग्रेस के सचिव विदित चौधरी मिलने परिजनों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी की तरफ से परिजनों को मदद की राशि भी सौंपी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इन 5 राज्यों में अगले 3 से 4 दिन में भयंकर बारिश की आशंका। जल शक्ति मंत्रालय ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इस बीच जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि भारी बारिश के कारण गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। गोदावरी नदी का पानी गुरुवार को ही बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रहा है। सूत्रों के अनुसार नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से आंध्र प्रदेश के धवलेश्वरम स्थित सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रवाह बढ़ सकता है। दूसरी ओर कृष्णा नदी भी पूरे उफान पर है और श्री शैलम जलाशय लगभग पूरी तरह से भर गया है। जलाशय के 7 गेट खोल दिए गए हैं और दोनों तटों पर 2 स्टेशनों में बिजली उत्पादन के बाद 3.84 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर चेतावनी स्तर से लगभग 43 मीटर नीचे गिर गया था, लेकिन भारी बारिश के बाद इसमें फिर से वृद्धि हो गई और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार बाढ़ का पानी गुरुवार देर रात खतरे के स्तर को छू लेगा। पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के दर्जनों गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। जलस्तर घटने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारी बारिश के कारण स्थिति के
और गंभीर होने की आशंका पैदा हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सूत्रों ने कहा कि दोनों जिलों में राहत शिविर काम कर रहे हैं और बाढ़ का खतरा पूरी तरह से खत्म होने तक वे चालू रहेंगे। उधर IMD मुंबई के डायरेक्टर जनरल KS होसालीकर ने कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। होसालीकर ने कहा कि मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।